हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कूलम फोर्स पढ़े थे प्रीवियस क्लास। आज उसी पे चर्चा करेंगे। फर्दर जो स्टडी बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे, फिर इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए और हम यहां से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसको स्टडी करते रहेंगे। चलिए देखिए आगे। तो आज का टॉपिक, आज हमें क्या पढ़ना है कि कूलम फोर्स कंपेयर करेंगे किस में, मीडियम में और वैक्यूम में। कि कूलम फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम कहां होता है, मीडियम में होता है या फिर वैक्यूम में होता है। अगर मीडियम में ज्यादा है या वैक्यूम में ज्यादा है, हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन से। तो अपने को पता है कूलम फोर्स क्या होता है। चलो देखो, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हूं मैं। F कूलम फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये वैल्यू ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो F इज इक्वल टू K का वैल्यू कितना पढ़ाए थे, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कूलम फोर्स, है ना। अब चलो देखते हैं हम लोग। तो ये जो वैल्यू पढ़े थे हम लोग, ये जो स्टडी किए थे, ये कहां किए थे हम लोग, वैक्यूम में, है ना। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बाई Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला इन जनरल कहां पढ़ते हैं, कहां स्टडी करते हैं, जो जनरली बुक में रहता है वो वैक्यूम का एक्सपेरिमेंट है। और एयर की बात करें, अगर एयर की बात करें तो एयर में भी जितना वैल्यू कूलम फोर्स का वैक्यूम में होगा उतना ही एयर में भी होता है। ये मैं आगे चर्चा कर रहा हूं, है ना। जैसे कि मान लो कि कोई मीडियम है, कोई मीडियम है और मीडियम नहीं होगा वैक्यूम है ना। मीडियम है, मीडियम, एंड दिस इज द वैक्यूम, वैक्यूम। चलो देखो ध्यान से बालक, Q1 एंड दिस इज द Q2। अगर ये वैक्यूम है, अगर ये वैक्यूम है, चार्ज कहां पे रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है ना। तो फोर्स का वैल्यू F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं ये वैल्यू। अब देखो एक टर्म यहां पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि आप रिलेटिव परमिटिविटी का यूज करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी का। तो मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ऑलरेडी मैं बोला भी था, अभी चर्चा कर रहा हूं कि मान लेते हैं हम लोग कि ये कोई मीडियम है और इस मीडियम में चार्ज Q1 एंड Q2 है, ये मीडियम है। अगर ये मीडियम है तो मीडियम में रिलेटिव परमिटिविटी मतलब ER, E को परमिटिविटी, R को क्या, ER स्टैंड फॉर रिलेटिव परमिटिविटी। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। ER को रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे और रिलेटिव परमिटिविटी जनरली जो डेवलप होता है वो कहीं ना कहीं मीडियम में डेवलप होगा। और बात करें वैक्यूम की और एयर की तो दोनों का रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है कैलकुलेट करने के बाद। हालांकि वाटर में एयर में 1.006 होता है तो उसको 1 मान लेते हैं, वैक्यूम में भी 1 होता है। इसके बाद कोई भी मीडियम होगा उसका रिलेटिव परमिटिविटी मैक्सिमम होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1 to इंफिनिटी होगा। मतलब 1 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकता है। जैसे मान लो मेटल है,
तो ई आर का वैल्यू इंफिनिटी होगा। मान लो एयर है तो एयर का कितना होगा 1 होगा। वाटर है तो कितना होगा 81। कुछ बुक में 80 भी लिखे रहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं आगे। तो मीडियम में एफ का वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखेंगे, अगर मीडियम है तो रिलेटिव परमिटिविटी होगा, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ ई आर मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू Q1 Q2 बाय क्या आर स्क्वायर। दिस फॉर्मूला वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला इन मीडियम। अगर मीडियम में कूलम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तब फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऑलरेडी आप क्या पढ़े हुए हो, इसको ध्यान से देखिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर पढ़े हुए। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की बात हो, मतलब मीडियम की बात हो, तो मीडियम में रिलेटिव परमिटिविटी डेवलप होगा और उसके कारण ई आर से डिवाइड करेंगे। मतलब ई आर का जो भी वैल्यू होगा उससे डिवाइड करेंगे। और आपको पता है, मैं बताया हूं कि ई आर का वैल्यू वैक्यूम है तो 1 हो जाएगा। तो अगर इसको हटा दो, ध्यान से देखो, अगर इसको हटा दो ई आर को, मतलब ई आर का वैल्यू 1 हो गया तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। अगर एयर मान ले तो उसका भी बिहेवियर कैसा होगा, एयर में भी ई आर का वैल्यू कितना हो 1 हो जाएगा। फिर भी देखो सेम दिख रहा है ना। तो इसको आगे मैं कंपेयर कर रहा हूं। चलो बच्चों देखते हैं। तो एफ का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है अभी रिलेटिव परमिटिविटी में। मतलब अगर मीडियम होगा तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लो एयर के लिए हम लोग देखना चाह रहे हैं एयर, तो एयर में ई आर का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो एयर में कूलम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ई आर का वैल्यू 1 होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं होगा। मतलब आपका वैल्यू कितना आएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आप कह सकते हैं कि कूलम फोर्स का जितना वैल्यू मीडियम में, जितना वैल्यू वैक्यूम में होगा उतना ही एयर में होगा। तो क्लियर हो गया है ना। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। मान लो सेम चार्ज है, ये चार्ज क्या है Q1 एंड दिस इज द Q2। अगर ये वैक्यूम है तो फॉर्मूला क्या होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 के नहीं कंपेयर करना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वैक्यूम के लिए फॉर्मूला आ गया। हाँ, अब चलो देखो, अगर मीडियम में इसको देखें, अगर मीडियम में इसको देखें, मीडियम कोई भी मीडियम मान लेते हैं जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 1 से बड़ा हो, 1 से ज्यादा हो। तो जनरल केस में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि अगर मीडियम होगा और दिस इज द चार्ज Q1 एंड दिस इज द चार्ज Q2, डिस्टेंस क्या R और यहां पे भी R। तो देखो ध्यान से देखो, हम कंपेयर कर रहे हैं वैक्यूम में और मीडियम में। तो वैक्यूम में जितना चार्ज लिए हैं उतना ही चार्ज मीडियम में है, और जितना डिस्टेंस पे इसको सेपरेट करा गया है वैक्यूम में उतना से ही मीडियम में किए हैं। क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो ये दिस सिस्टम इज इक्वल टू दिस सिस्टम, मतलब वैल्यू ऑफ चार्ज
वैल्यू ऑफ चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज विल बी सेम, है ना। अब डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये है कि इस समय फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग वैक्यूम में, और इस समय कैलकुलेट करेंगे मीडियम में। अगर मीडियम की बात हो तो आपको पता है कि कूलम फोर्स का जो वैल्यू होता था, जो फॉर्मूला होता था, वो सेम होगा, बट ER से डिवाइड कर देंगे। ये मैं बता रखा है। चलिए देखिए, तो F इज इक्वल टू आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। चलो इसको F माने हैं, इन केस ऑफ वैक्यूम F माने हैं, तो इन केस ऑफ मीडियम F डैश मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो बालक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर किसके बराबर है? यहां पे भी तुम देख सकते हो F के बराबर है। नाउ F डैश इज इक्वल टू F अपॉन ER लिख सकता हूं। देखो इसका वैल्यू कितना हो गया? F के बराबर हो गया ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बताया हूं कि ये जो सिस्टम है सेम है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, बस डिफरेंसेस क्या है? यहां पर मीडियम नहीं है और यहां पे मीडियम है ना। तो देखो F डैश इज इक्वल टू, इन केस ऑफ मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू ER। अब देखिए इसका वैल्यू आप F लिख सकते हैं, मतलब आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आया F डैश इज इक्वल टू F बाय ER। अब ध्यान से देखिए आप, F डैश इज इक्वल टू F बाय ER। अब देखो बालक, ये जो F है, दिस इज कूलम फोर्स इन वैक्यूम, एंड F डैश, दिस इज द कूलम फोर्स इन मीडियम, है ना। ठीक है, अब चलो देखो, आपको पता है कि ER का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और 1 सिर्फ मीडियम की बात करें तो एयर में होगा। अगर एयर आप छोड़ दे, एक्सेप्ट एयर, कोई भी मीडियम लेंगे तो ER का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। अब देखो, अगर मैं मीडियम जनरल मान रहा हूं, ER का वैल्यू क्या, मतलब ER का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले रहा हूं। याद रखना, इस समय मीडियम एयर नहीं है, एयर नहीं होगा तो ER का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। अगर F को 1 से बड़ा डिजिट से डिवाइड करें तब इसके बराबर हो रहा है, मतलब F को अगर 1 से बड़ा वैल्यू से डिवाइड करें तब ये F डैश के बराबर हो रहा है। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि F ऑलवेज ग्रेटर देन F डैश। F मतलब कूलम फोर्स इन वैक्यूम ऑलवेज ग्रेटर देन कूलम फोर्स इन मीडियम, मतलब मीडियम में जो कूलम फोर्स का वैल्यू होगा उससे बड़ा होगा वैल्यू कूलम फोर्स का इन केस ऑफ वैक्यूम। याद रहे, उस समय मीडियम एयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो एयर हो गया तो ER 1 हो जाएगा ना, 1 हो गया तो F डैश से बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलो बच्चों देखो इसको ध्यान से। रिलेटिव परमिटिविटी अगर कैलकुलेट करना है अपने को, तो रिलेटिव परमिटिविटी ये आप याद रखेंगे। जैसे ऐसे सिंपली देखो, ER हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, एप्सिलॉन हो गया, तो जो एक्स्ट्रा एडेड टर्म है जैसे R है ना, बस याद रखने के लिए इसको ध्यान से देखिए, ये E नॉट है, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन।
तो आपको कैलकुलेट करना अगर ER तो यहां से कर लेंगे, ज्यादा आसान होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एडेड जो वर्ड है वो एक साथ रहेगा और ये आपको हमेशा याद रहेगा। नाउ यू कैन राइट ER इज इक्वल टू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चलिए देखिए इसको, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी एंड दिस इज कॉल्ड permittivity of the medium and this is called permittivity of the vacuum। मतलब आप लिख सकते हो ER इज इक्वल टू, वेयर क्या क्या टर्म है इसको मैं इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। ER रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट permittivity of the vacuum E absolute permittivity of the medium, है ना। तो E is called absolute permittivity of the medium, E not permittivity of the vacuum, E are relative permittivity, है ना। तो relative permittivity किसका रेशियो होता है, permittivity of the vacuum and permittivity of the medium and permittivity of the vacuum, मैं लिख दिया हूं यहां पे, है ना। अब चलो देखो कैलकुलेट कर लेते हैं। ER 1 होगा इन केस ऑफ एयर, ER विल बी 81, कुछ बुक में 80 भी रहता है फॉर वाटर के लिए। ER रिलेटिव परमिटिविटी विल बी इंफिनिटी इन केस ऑफ मेटल, है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी आप याद रखेंगे कि एयर में कितना होता है 1, वाटर में कितना होता है 81 और मेटल में कितना होगा इंफिनिटी। सिमिलरली अगर कोई भी मीडियम होगा उसका डाटा दिया रहेगा, आप पुट कर देंगे। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कूलम फोर्स इन द मीडियम। चलो बच्चों अब देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। कूलम्स लॉ हमने स्टडी कर लिया है, उसके बाद इसको मीडियम में इफेक्ट ऑफ मीडियम मतलब एयर में होगा तो क्या होगा, वैक्यूम के जैसा बिहेवियर होगा, है ना। और अगर किसी मीडियम में रहा तब क्या होगा, मतलब आप समझ चुके हो कि किसी भी मीडियम में कूलम फोर्स का मतलब सेम सिस्टम के लिए, मतलब सेम चार्ज सेम डिस्टेंस के लिए अगर वैक्यूम में रखते हैं तो फोर्स ज्यादा होगा, अब मीडियम में रखते हैं तो कम होगा, ये बताया गया आपको। अब चलो देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब चलो देखो ध्यान से, दिस इज द एक्सिस एंड चार्ज Q1 और ये चार्ज क्या Q2, इसको मान लो R1, ये क्या R2, ठीक है। अब चलिए ध्यान से देखिए, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या पोजीशन हो गया, मतलब इसके और Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं R से, है ना। मतलब आप डेल्टा लिख सकते हो, है ना, ये पोजीशन हो गया, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस हो गया। अब चलो ध्यान से देखते हैं, Q1 पे Q2 के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, Q2 पे Q1 के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेचर है। लेकिन देखो अब जैसे मान लो कि वेक्टर में हम लोग पढ़े हैं कि
एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, वाई एक्सिस में जे कैप होता है, जेड एक्सिस में के कैप होता है। अगर मान लो कि पोजीशन आर के रिस्पेक्ट में है तो इस चार्ज पे इसके कारण फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में और अलोंग आर कैप हो जाएगा। मतलब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मतलब कूलम्स लॉ तो अपने को पता है, बस वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो उसका डायरेक्शन भी पोजीशन, डायरेक्शन जो होगा अलोंग पोजीशन हम लोग शो करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। मतलब आप लिख सकते हो, ध्यान से देखो, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय, ये पोजीशन है ना, डेल्टा आर के बराबर मान लो, ठीक है। डिफरेंसेस होगा ना, पोजीशन मतलब डिस्टेंस में माइनस डिस्टेंस करेंगे तो डिस्टेंस ही बचेगा ना। तो आप क्या लिखोगे, आर का वेक्टर मॉड लगा देंगे, उसके बाद स्क्वायर। लेकिन अगर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बोला गया तो अब देखो, या तो ये इस डायरेक्शन में होगा, है ना, स्पेस के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में, स्पेस के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में, वैल्यू सेम आएगा एक्चुअल फोर्स का। अब चलो देखो, ये तो अपने को पता है कि अगर वेक्टर फॉर्म नहीं होता तब अब डायरेक्ट ये लिखते, वेक्टर फॉर्म में है तो पोजीशन अलोंग द पोजीशन क्या है, आर है। मैं बताया था कि अगर एक्स एक्सिस में हो तो आई कैप, वाई में होता तो जे कैप, यहां पे किसके अलोंग है, आर के अलोंग, तो क्या लिखोगे, आर कैप लिखोगे। तो दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है। अदर चार्ज नियर इट, देखो बालको, इन केस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसमें क्या स्टडी करते हैं हम लोग, इसमें स्टडी करते हैं कि एक से अगर ज्यादा चार्ज है, डायग्राम से देखेंगे इसको, एक से अगर ज्यादा चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्ज है ना, तो मान लो कि एक चार्ज पे दूसरे चार्ज के कारण जितना फोर्स लगा, जैसे मान लो एक चार्ज है Q1, डायग्राम में बता रहा हूं अभी, Q1 ये Q है, Q1 Q2 Q3 Q4, तो Q1 के कारण जितना फोर्स इस पे लगेगा, अगर Q2 रिप्रेजेंट है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पेयर पे। अगर आप डायग्राम से देखें, चलिए देखें, मान लीजिए Q है, दिस इज द Q1, this is the Q2 and this is the Q3 and this is the Qn। अब इस डिस्टेंस को तुम मान लो R1, इसको क्या R2, इसको क्या R3, इसको क्या Rn। अब देख ध्यान से कि इस चार्ज के कारण जो फोर्स इस पे लगेगा, इस चार्ज के कारण जितना फोर्स इस पे लगेगा, इस चार्ज के कारण जितना फोर्स डेवलप होगा, इसके अगल बगल जो चार्ज है, जैसे कि Q2 Q3 डॉट डॉट Qn, बहुत सारा चार्ज हो सकता है, इसके प्रेजेंस से या इसके अब्सेंस से, इसके कारण इसमें जो फोर्स होगा उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इस पेयर पे इस चार्ज के प्रेजेंस या अब्सेंस से इसके फोर्स पे कोई अंतर नहीं होगा। ये मैं लिख रखा हूं, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज नियर इट। ठीक है, लेकिन अब देख, जैसे इसके कारण इस पे फोर्स लगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं था, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पेयर पे, लेकिन इसके कारण भी तो इस पे फोर्स लगेगा, तो इस चार्ज के कारण जो फोर्स इस पे लगा, इस पेयर में भी
इसके कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ अनदर चार्ज। मतलब अगर Q1 के कारण Q पे लग रहा है जो फोर्स, इसके कारण जो इफेक्ट हो रहा है इस पे, ये इस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अगर मान ले इसके कारण जितना इस पे लग रहा है, तो इस चार्ज के कारण या इस चार्ज के कारण इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। और अब देखो बहुत सारा चार्ज है यहां पे, तो इसके कारण क्या होगा, इंडिविजुअली सबके कारण क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा। अब फोर्स डेवलप होगा तो कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा, मतलब देख यहां पे आया F1 मान ले, इसको क्या F2 मान ले, इसको क्या F3 मान ले, इसको क्या Fn मान ले, हो गया ना। इसके कारण भी फोर्स, इसके कारण भी फोर्स, इसके कारण भी फोर्स, इसके कारण भी फोर्स, मतलब जितना चार्ज है। तो इन केस ऑफ सुपरपोजिशन वी विल ऐड ऑल द फोर्सेस, है ना, जितना भी फोर्स है, मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F1 प्लस क्या F2 प्लस क्या F3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या Fn हो जाएगा। दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्स। गॉट इट, समझ गए इसको। चलिए चलो देखते हैं आगे, अभी और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चार्ज के कारण फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूं। जैसे देखिए ध्यान से, फर्स्ट ये प्लस Q1 चार्ज है, ये प्लस Q2 चार्ज है। सेकेंड ये प्लस Q1 चार्ज हो गया और ये माइनस Q2 चार्ज हो गया। अब देखो ध्यान से, ये सेम नेचर ऑफ चार्ज है, ये भी सेम नेचर ऑफ चार्ज है, और सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल करता है, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट करता है। ये ऑलरेडी मैं बता रखा हूं आपको प्रीवियस लेक्चर में। चलिए ध्यान से देखिए, अगर इस पे इसके कारण फोर्स देखें तो ये Q1 प्लस चार्ज क्या करेगा, इसको सेम नेचर है तो रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो आप रिप्रेजेंट करेंगे F21, मतलब इसको पढ़ेंगे क्या F21 को, F21 फोर्स, फोर्स मतलब कूलम फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज, चार्ज पहले क्या है 2 ना, तो 2 ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज 1। अब देखिए अगर इस पे देखें इसके कारण, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में आएगा F12। तो इसको आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, फोर्स, फोर्स 1 मतलब ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब देखो बालक क्या हो रहा है, बालक एवं बालिकाओं, कि 2 को 1 क्या किया, रिपेल किया। तो रिपेल किया, अगर ये चार्ज नहीं होता तो तुम बताओ इसको कोई रिपेल करता, नहीं करता। तो इसके सराउंडिंग में अगर ये चार्ज है तो इसके कारण इस पे कैसा फोर्स डेवलप हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स। मतलब 1 चार्ज इसको क्या किया, रिपेल किया, मतलब 2 को 1 रिपेल कर रहा है, तो मतलब 2 पे फोर्स डेवलप होगा चार्ज 1 के कारण। तो F21 लिखेंगे और F21 को पढ़ोगे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। अब देख, अगर इसके कारण इस पे देखेंगे तो ये इसको क्या किया, रिपेल किया। तो F12 मतलब चार्ज 1 पे 2 के कारण फोर्स डेवलप हुआ। तो F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। क्लियर है। अब ये सेम नेचर का था, अपोजिट नेचर में देख लेते हैं। देख यहां पे क्या है, 1 है और ये क्या 2 है।
तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा, मतलब 2 पे डेवलप होगा 1 के कारण, F21, और 1 पे डेवलप होगा 2 के कारण। चलो देखो, सेम नेचर था तो क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। अपोजिट नेचर है तो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब Q1 चार्ज को ये Q2 चार्ज, चूंकि ये निगेटिव है तो ये क्या किया, अट्रैक्ट किया। अगर ये चार्ज निगेटिव है तो ये इस पॉजिटिव को क्या किया, अट्रैक्ट किया। मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 विल बी दिस, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट किया। अगर आप इसको देखो, इसके रिस्पेक्ट में क्या देखोगे, 1 2 चार्ज निगेटिव है, 1 चार्ज क्या पॉजिटिव है। तो अगर F2 एरो है, मतलब चार्ज 2 को क्या कर रहा है, मतलब 2 चार्ज पे 1 के कारण फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में हुआ। मतलब सेम नेचर है तो रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्ट करेगा। देखिए सेम नेचर था, रिपेल किया, अपोजिट नेचर है, अट्रैक्ट किया। मतलब 1 2 को अट्रैक्ट करेगा, 2 1 को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? कैलकुलेट करते हैं हम लोग फोर्स, है ना। देखो क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज B ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज एज शोन इन फिगर। तो देखो ध्यान से कि एक स्क्वायर है और पॉइंट A पर, पोजीशन A पर चार्ज कितना Q, B पे चार्ज Q, C पे चार्ज Q एंड D पे चार्ज कितना हो गया, Q हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज B ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज। रिमेनिंग चार्ज के कारण हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो रिमेनिंग चार्ज के कारण B पे फोर्स कितना होगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो वेक्टर का थोड़ा यूज होगा, उसको हम लोग वेक्टर का यूज करेंगे, उसको भी आप देखें। तो ध्यान से देखिए, एक चार्ज A के कारण B पे फोर्स का डायरेक्शन, मैं ऐसा करता हूं कि इसी डायग्राम में इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। ध्यान से देखो, एक चार्ज A के कारण चार्ज B पे फोर्स डेवलप होगा और इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, F B A। इट मीन्स व्हाट, F B A का मतलब हुआ फोर्स ऑन चार्ज B ड्यू टू चार्ज A। मतलब B चार्ज पे A चार्ज के कारण फोर्स डेवलप होगा और इसका कुछ ये डायरेक्शन होगा। आप देखो, ड्यू टू चार्ज, अब फोर्स डेवलप ऑन चार्ज B, है ना। B चार्ज पे जो D पे जो चार्ज है, इस पे D के चार्ज के कारण फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, मतलब F B A होगा। क्लियर है? अब चलो ध्यान से देखो, अगर यह स्क्वायर है ना, साइड सेम है, साइड सेम अगर हो गया देन इट इज अ स्क्वायर। अब स्क्वायर में आप इस पेयर को ध्यान से देखिए, अगर इस पेयर को देखेंगे तो डिस्टेंस कितना L और चार्ज Q1 Q, चार्ज Q2 Q। सिमिलरली आप अगर इस पेयर को देखें तो चार्ज कितना Q1 Q स्मॉल q और Q2 क्या स्मॉल q, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज व्हाट L। मतलब इस पेयर के लिए जितना डिस्टेंस, जितना चार्ज, इस पेयर के लिए भी उतना ही डिस्टेंस और उतना ही चार्ज। क्लियर है ना? तो आप कह सकते हो कि F B A इज इक्वल टू F B A इज इक्वल टू F B D इज इक्वल टू K, Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू Q, डिस्टेंस कितना L, तो L का स्क्वायर। चलो इसको ध्यान से देखो,
अगर इस पेयर को हम देखें तो अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स, है ना, कूलम्स लॉ, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे फोर्स डेवलप होगा और फोर्स का वैल्यू क्या होगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर इसमें भी देखें बी पे D के कारण, तो फोर्स का वैल्यू कितना, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मतलब FBA इज इक्वल टू FBD। तो FBA इज इक्वल टू FBD इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो देखो Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू क्या Q, और R का वैल्यू क्या होगा L। तो अपने पास FBD और FBA का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, FBD का और FBA का। चलिए डायग्राम, अब इस क्वेश्चन को आप पॉज करके छाप लेंगे, ध्यान से देखिए। देखो, अब देखो, ड्यू टू चार्ज ए फोर्स कैलकुलेट कर लिए हैं, ड्यू टू चार्ज डी फोर्स कैलकुलेट कर लिए हैं, ड्यू टू चार्ज सी इस चार्ज के कारण भी तो फोर्स होगा इस पे, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे फोर्स डेवलप होगा, मतलब ड्यू टू चार्ज सी अ फोर्स डेवलप ऑन चार्ज बी। इसका कुछ ये डायरेक्शन होगा, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एफ बी सी, मतलब फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू चार्ज सी। चलो यहां तक तो हम लोग समझ गए हैं। देखो बालकों ध्यान से, इसके कारण इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा, इसके कारण इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा, इसके कारण इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा, ठीक है। अब जान रहे हो दिस पेयर इज इक्वल टू दिस पेयर, मतलब ये जो पेयर है और ये जो पेयर है दोनों क्या है, सिमिलर है, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है। इसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, आप समझते हो, ये डिस्टेंस कितना परपेंडिकुलर L, बेस भी क्या L, दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, √2L, and it is the distance between the charge B and charge C। मतलब डिस्टेंस पता चल गया, चार्ज का वैल्यू पता है, तो आप लिख सकते हो एफ बी सी इज इक्वल टू के, Q1 का वैल्यू है स्मॉल q, Q2 का वैल्यू है स्मॉल q, डिस्टेंस कितना √2L का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के Q स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा 2L स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ FBC। समझ रहे हो इसको? ध्यान से देखो, इसके कारण इस पेयर के कारण कूलम फोर्स कितना होगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, लिख रखा हूं मैं, है ना। अब चलो देखो, इसमें देखना क्या है, अगर इस फोर्स को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, अगर ये होता और इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में लेते बहुत आसानी से, तो इसका और इसका रिजल्टेंट को हम लोग FR मान लेते हैं, FR मान लिए, और FR का वैल्यू क्या होगा, देखो इसको भूल जाओ, तो ये वेक्टर A के जैसा, ये वेक्टर B के जैसा। आप वेक्टर में पढ़े हो रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू R इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है ना। तो देखिए इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos थीटा cos 90 जीरो हो जाएगा, तो इस टर्म को नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, F, चलिए मैं लिख दे रहा हूं इस बार, FR इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट FB D का स्क्वायर प्लस क्या FB
ए का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी डी एफ बी ए और क्या कॉस 90। अरे 90 होगा ना, ये ए और ये बी, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये टोटल टर्म क्या 0 हो जाएगा, होगा। और ए बी ये एफ बी डी और एफ बी ए का वैल्यू आपको पता है कूलम फोर्स से। चलिए देखिए, तो एफ आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको वैल्यू कितना, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू 2 होगा ना सेम वैल्यू, तो दैट इज इक्वल टू √2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? चलो देखो ध्यान से, अब हम लोग एफ आर कैलकुलेट कर लिए, तो एफ आर किसके कारण था, ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज, इसका रिजल्टेंट। अब इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे कुछ ये फोर्स और ड्यू टू दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, मतलब इस फोर्स और इस फोर्स के कारण रिजल्टेंट ऐसा, एफ आर कैलकुलेट कर लिया है। और सी चार्ज के कारण बी पे जितना फोर्स डेवलप होगा उसको कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख ले रहे हैं। चलो देखो ध्यान से, अब रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो देखिए एफ नेट इज इक्वल टू कहां पे, एफ नेट की अगर बात कर रहे हैं तो किस पॉइंट पे, बी पे, चार्ज बी पे, इस चार्ज के कारण इस चार्ज के कारण इस चार्ज के कारण जो टोटल फोर्स होगा उसका वेक्टर, मतलब टोटल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म अगर देखना है तो दिस विल बी व्हाट, एफ आर प्लस एफ बी सी, एफ आर प्लस क्या एफ बी सी, और एफ आर आपको पता है वेक्टर फॉर्म में होगा, वेक्टर फॉर्म में, और ये भी वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है? अब चलिए देखिए, अगर एफ नेट रिजल्टेंट अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, याद करो, जैसे R इज इक्वल टू, मैं यहां पर याद दिला रहा हूं आपको, R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस क्या वेक्टर B, तो उस समय रिजल्टेंट फोर्स होता था वेक्टर फॉर्म में वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर का जो भी डायरेक्शन होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे मान लो ये अगर I रहता था एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये फोर्स होता तो I कैप होता, अगर ये मान लो कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग रहता यहाँ पे K कैप होता है ना, तो वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे डायरेक्शन के साथ वेक्टर रहेगा। अगर मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना होगा या तो आपको वेक्टर फॉर्म में या तो फिर मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड मतलब कि मॉड ले लेंगे, वेक्टर मतलब कि डायरेक्शन के साथ रहेगा फोर्स, है ना। चलिए देखिए, एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट एफ आर का स्क्वायर प्लस क्या एफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ आर एफ बी सी कॉस थीटा। चलो देखो, हमने इस चार्ज पे इस चार्ज के कारण फोर्स कैलकुलेट किया, तो इस केस के कारण रिजल्टेंट मिला, इसके कारण एक फोर्स मिला, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है ना, तो इसको क्या किया ऐड कर दिए वेक्टर फॉर्म में। अब देखो, अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म की बात करें तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड पे जब मॉड लगाएंगे, आप पढ़े भी हैं वेक्टर में, पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये क्या हो गया
ए के जैसा, ये क्या बी के जैसा है ना। देखो और टू प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो थीटा में क्या बताया हूं, एंगल बिटवीन, ये जो थीटा है एंगल बिटवीन एफ आर एंड एफ बी सी, मतलब बताया कॉस थीटा के पहले जो टर्म होगा उसके बीच का एंगल होता है। तो कॉस थीटा के पहले क्या है, एफ आर, देखो एफ आर है कुछ इस डायरेक्शन में, एफ बी सी है कुछ इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना पैरेलल लाइन के बीच, 0 डिग्री, कॉस 0 क्या 1। तो देखिए एफ बी सी आपको पता है, एफ आर देखिए आपको पता है, वैल्यू नहीं पुट कर देंगे तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ जाएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लाना है तो वेक्टर फॉर्म में ही वैल्यू पुट कर देंगे, एफ आर का वैल्यू पता और एफ बी सी का वैल्यू पता है, ठीक है। तो चलो देखो एक सवाल है, इसको देखते हैं, रोटेशनल में भी इस कंसेप्ट का यूज करे थे, ग्रेविटेशन में भी करते हैं, अभी मैं कर रहा हूं आगे भी करेंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस पे चार्ज Q1 Q2 Q3 है, इसका वैल्यू स्मॉल q के बराबर है ना। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल के कॉर्नर पे है, साइड कितना है L है। अब सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पे एक कंसेप्ट सीखते हैं हम लोग कि सेंटर का जो डिस्टेंस डिवाइड होता है, किसी दो साइड में डिवाइड होगा, एक ऊपर एक नीचे, तो 2:1 के रेशियो में। मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं, देखिए सॉल्यूशन देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान से देखोगे, इस चार्ज को Q1 Q2 Q3 मान लिए, इसको आप सेंट्रॉइड मान लेंगे, सेंट्रॉइड मान लिए। अब देखो बच्चों ध्यान से, सेंट्रॉइड अगर साइड इसका L है, ये L है, तो आप जानते हो कि ये जो सेंट्रॉइड है, इससे समझना है ध्यान से, इसको आप 2x मान लेंगे, इसको आप x मान लेंगे, मतलब ये 2:1 के रेशियो में, मतलब ये 2:1, इधर से जाते हो तो 2:1, इधर से जाते हो तो 2:1, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो डिवाइड होता है रेशियो, वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। ध्यान से देखिए, अब इस सेंट्रॉइड पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है ना। अब इसके कारण ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब एक रिपेल करेगा, अरे भाई ये जब इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये डिस्टेंस चाहिए ना। अब देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, 2x के बराबर होगा, तो अपने को मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल क्या 66, तो ये डिस्टेंस निकालना है, तो इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लो, या तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल से देखो, या हाइपोटेनियस हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो इसको मान लेते हैं हम लोग A है, ये B है और ये C है। क्लियर है ना डायग्राम, A B C, तो A और इसको मान लो D, इस पॉइंट को आप मान लें D। अब ध्यान से देखिए, अगर AD आपको पता चल जाएगा, तो ये तो ट्रायंगल से आपको पता चल गया AD, क्योंकि ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, L/2 होगा ना, और ये कितना है L, तो AD कितना, पहले AD निकाल ले रहा हूं इस ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से, तो AD इज इक्वल टू व्हाट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर L² माइनस इसका स्क्वायर L/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4, मतलब 4L² माइनस L², 3L² बाई 4,
दैट इज इक्वल टू √3l/2। ठीक है, ये किसका डिस्टेंस? एडी का डिस्टेंस। अरे समझ रहा है, एडी निकाल लिए ना राइट ट्रायंगल से। अब देख, तुमको पता है, क्या पता है? एडी कितना होगा? 2x + x, 3x के बराबर। तो आप लिखोगे एडी इज इक्वल टू 2x + x, दैट इज इक्वल टू 3x। एडी 3x के बराबर है, कहां से? रेशियो से 2:1 के। राइट एंगल ट्रायंगल से कितना? √3l/2। तो दैट इज इक्वल टू √3l/2। चलो देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू व्हाट? √3l/2 इंटू 3। √3 से कैंसल, √3 दैट इज इक्वल टू l/2 √3। चलिए देखिए ध्यान से, x का वैल्यू कितना? l/2 √3। अगर x का वैल्यू ये आया तो 2x कितना हो जाएगा? 2x चाहिए ना यार, ये सेंट्रॉइड पे चार्ज q, तो a से q का जो डिस्टेंस होगा 2x के बराबर होगा। और दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, क्लियर नहीं दिखेगा, भावनाओं को समझिए। q से c तक ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, सेम होगा। ठीक है, चलो देखो, तो 2x इज इक्वल टू कितना? x पता है तो 2x पता चल जाएगा। 10x 20x जो भी रहता, तो अपने को चाहिए 2x, तो x मालूम, तो 2x कितना? 2 इंटू l/2 √3, 2 2 कैंसल, दैट इज इक्वल टू l/√3। तो 2x इज इक्वल टू l/√3। ये क्लियर हो गया अपने को कि सेंट्रॉइड पे जो चार्ज था, जो वर्टिसेस पे है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना? 2x, वो कितना? l/√3। समझ रहे हो? चलो देखो, तो चूंकि पॉज करके छाप लेंगे, फिर से मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है? चलो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओगे। डिस्टेंस मैं निकाल चुका हूं ऑलरेडी, l/2 √3। देखो Q1 Q2 Q3, सेंटर पे चार्ज क्या? Q, डिस्टेंस क्या? L L L। अब तुम ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कितना? l/√3। तो ये भी कितना? l/√3। ये भी कितना? l/√3। अब देखो, ये Q1 इसको क्या करेगा? रिपेल किया, तो डाउनवर्ड में क्या आएगा? F1, 1 चार्ज के कारण है ना, F1 मान लेते हैं। इसके कारण F3 मान ले, 2 के कारण F2 मान लिए, मान लिए। देखो ये 60, ये 60, ये 60। अब ध्यान से देखिए, इसको और इसको, और एक कूलम्स लॉ यूज करेंगे ड्यू टू बिटवीन दिस चार्ज, तो F1 क्या आएगा? अरे फॉर्मूला पढ़े हो ना, कि Q1 को Q दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको Q2 अगर मान लें तो Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर l/√3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3K कैपिटल Q स्मॉल q बाय l स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये कितना? 30।
ये भी क्या 30, ये कितना 30 30 60 60, ये 120, ये भी कितना 120। मतलब फिर से रिजल्टेंट यूज करेंगे इसके बीच में, क्या होगा एफ आर होगा। मतलब 1 के कारण डाउनवर्ड, 3 और 2 के कारण क्या अपवर्ड। एफ आर निकालते हैं, देखो एफ आर जब निकालोगे दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट F3 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F3 F2 cos थीटा। थीटा को अगर 120 हम लिख ले, मतलब इसके और इसके बीच का एंगल ना जी, ए और बी, तो 120, तो cos 120 कितना होता है। चलो देखो ध्यान से, अब बच्चों ध्यान से देखो एक बातें, इत्तेफाक से देखो क्या हो रहा है। इस पेयर के लिए जो फोर्स, इस पेयर के लिए जो फोर्स, इस पेयर के लिए जो फोर्स सेम है ना, तो आप कह सकते हैं कि अगर इंडिविजुअली मैं देखूं तो F1 F2 F3 बराबर है, लेकिन इसका रिजल्टेंट लेना है ना अपने को, तो F2 F3 का वैल्यू कितना आ गया, सेम F1 के बराबर। तो आप लिख सकते हो F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल Q बाय L बाय √3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, 3 ऊपर चला गया ना, 3 के कैपिटल Q स्मॉल q बाय L स्क्वायर। अब चलो देखो, वैल्यू पुट कर रहे थे, आपको सिंप्लीफाई करके बता दे रहा हूं। चलिए देखिए, 3 के कैपिटल Q स्मॉल q बाय L स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखना जितना इसका उतना इसका, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 2, इसका और इसका वैल्यू कितना होगा, देख लो मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, के कैपिटल Q स्मॉल q बाय L का स्क्वायर का 3 ना, ऊपर उतना ही तो आएगा ना स्क्वायर, cos 120, cos 120 का वैल्यू क्या होगा -12। अरे होगा ना, 2 कैंसिल कर दिए। अब देखिए इसमें 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के जैसा अगर टर्म मान ले इसको, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो कितना बचेगा, रूट कितना 3 के कैपिटल Q स्मॉल q बाय L स्क्वायर का स्क्वायर, इससे कैंसल होगा, दैट इज इक्वल टू 3 के कैपिटल Q स्मॉल q बाय L स्क्वायर। ये आएगा रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू। अब देखो ध्यान से, इसका रिजल्टेंट किए तो कितना आया, 3 के कैपिटल Q स्मॉल q बाय L स्क्वायर। मतलब इसके कारण इस पे जो फोर्स, इसके कारण इस पे जो फोर्स, इसका रिजल्टेंट कुछ ये, और इसका वैल्यू कुछ हमारे पास ये है, और इसके कारण इस पे जो फोर्स है इसका वैल्यू कुछ ये है। अब इसको और इसको ध्यान से देखिए, सेम है क्या, है, हाँ या ना है। अब अपने को पता है यार कि दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है और उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल कर देगा। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जब हो और उसका मैग्नीट्यूड सेम हो तो एक दूसरे को कैंसल कर देगा। अगर ये कैंसल कर दिया तो F नेट कहां पर, ऑन चार्ज एट द वर्टिसेस एट द सेंट्रॉइड, नेट फोर्स एट द सेंट्रॉइड, मतलब चार्ज Q पे, इसके कारण क्या होगा, 0 होगा, ऊपर वाला जितना है उतना नीचे वाला कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, चार्ज Q पे ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज, ड्यू टू चार्ज ऑफ वर्टिसेस विल बी 0। 0 क्यों, क्योंकि इसके कारण ऊपर, इसके कारण नीचे, और दोनों का वैल्यू सेम मैं बताया हूं, और सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में होता है, कैंसिल हो जाता है। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास करते हैं।